आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज मुर्धैया आत्मकथा जो डॉक्टर तुलसीराम ने लिखी है, जो यूनिट 10 नेट जेआरएफ सेट्स के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चले बुद्ध की राह। इससे पहले हम मुर्धैया के 5 पार्ट कर चुके हैं और हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से हमारे नेट की कई अन्य प्लेलिस्ट चालू हैं, कविता की, कहानी की और आपकी इसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास से रिगार्डिंग आपकी प्लेलिस्ट चालू, और भी हम कई प्लेलिस्ट इस तरह से लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम मिल सके और सारे वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम चले बुद्ध की राह की तरफ चलते हैं और कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब तक जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हम स्टार्ट करते हैं चले बुद्ध की राह। भविष्य में दार्शनिक उड़ान के हिसाब से 9वीं की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। अनेक अध्यापक, अनेक गुण, प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। स्मरण है कि वीर रस में लिखी गई हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पांडे को काफी प्रसिद्धि मिली थी। हल्दी घाटी की ये पंक्तियां आज भी लाखों लोगों की जुबान पर थिरकती रही हैं। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये किसकी हैं? वीर रस की श्याम नारायण पांडे के गांव डुमराव के रहने वाले थे। मीन्स ये उनकी कविताएं हैं। तो धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना नाम कमलेश रख रखा था। हमारी कक्षा में उनका कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, किंतु कभी कभी यूं ही वे कक्षा में हिंदी साहित्य से संबंध किसी भी विषय पर बहस करने लगते। उनकी ऐसी कक्षाएं अत्यंत रोचक हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी भाषी लोगों का छोटा सा तथा बड़ा श के बीच लिखते या बोलते समय फक करना नहीं आता। उदाहरण के लिए उन्होंने गा गा कर एक जुमला सुनाया। ठाई शा शरतवा में सांप बोलते ला, थाई मारे शुटकुनिया से शप शपा शप। यह जुमला सुनते ही कक्षा में ठहाका गूंज उठा। परिणाम स्वरूप खाली समय में बच्चे हमेशा उसी जुमले को प्रिंसिपल साहब के लहजे में गाते रहते। प्रिंसिपल साहिबा की एक अन्य रोचक आदत थी। जाड़े के दिनों में कागज की पूंछ बनाकर सूरज की तरफ आसमान में देखते हुए अपनी नाक में डाल कर चलते हुए बार बार छींका करते थे। इसका भी असर यह हुआ कि स्कूल के अधिकतर छात्र लेजर के समय मैदान में जाकर उन्हीं की तरह नाक में कागज डालकर छींकने लगे। कमलेश जी भारतीय में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। गोपियों द्वारा यमुना में नहाने तथा कृष्ण द्वारा उनके कपड़ों की चोरी का पेड़ पर चढ़ जाने वाले दृश्य को इतना रोचक बना देते थे कि हर छात्र किसी न किसी गोपी के वस्त्र आने की कल्पना में मशगूल हो जाता। इस संदर्भ में स्कूल से सटा हुआ पोखरा जो तालाब था, काल्पनिक यमुना में तब्दील हो जाता। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूंछ सफा चटती हुए आभूषणों से लदे हुए थे। पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुझे, कमर में चांदी की करदनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। हम सब मंदिर में जाकर उन्हें देर तक घूर घूर कर आकर्षण का केंद्र बना दिया। जब हम सब मंदिर जाकर उन्हें देर तक घूर घूर कर देखते रहे। जब वे मंदिर से निकलकर पोखरे में नहाने जाते, लड़कों का हजूम देखते रहते। लड़कों का हजूम देखने लायक था। वे जब भी मंदिर से निकलकर पोखरे में नहाने जाते, लड़कों का हजूम हाथों के इशारे से अप्राकृतिक होने के बावजूद बड़े लुभावने लगते थे। प्रिंसिपल साहब हमारी कक्षा में आकर बताते कि उक्त साधु बाबा कृष्णाश्रयी शाखा के भक्तों में सखी संप्रदाय से संबंधित थे। उन्होंने यह भी बताया कि सखी संप्रदाय वाले लोग अपने को कृष्ण की पत्नी के रूप में जीवन भर अभिनीत करते रहते हैं। ये साधु बाबा उस मंदिर में 1 महीने तक रहे, किंतु जाने के बाद उनकी स्त्रीलिंग वाली लुभावनी बोली सबको उदास छोड़ गई। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके चलते साहित्य में सौंदर्य शास्त्र के प्रति मेरी रुझान का सूत्रपात हुआ। हमें हिंदी पढ़ाने वाले
एक अध्यापक पारसनाथ पांडे थे जो राहुल सक्सेना के गांव कनेला के रहने वाले थे। वे कक्षा में अक्सर बताते कि राहुल सक्सेना बचपन में ही घर से भाग गए थे तथा कम्युनिस्ट बनकर रूस में रहे थे। उनका यह भी कहना था कि राहुल गोमांस खाते थे तथा हिंदू धर्म के विरोधी थे। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक बोलगा किसी गंगा का नाम लेकर कहते कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी है राहुल सक्सेना के बारे में। यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती कि वे मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। बोलगा सी गंगा में क्या है इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। इन सब बातों के अलावा पांडे जी राहुल के बारे में कई अन्य जानकारी नहीं थी, किंतु राहुल जी के बचपन से घर से भागना, कम्युनिस्ट के रूस में रहना, गोमांस खाना, हिंदू धर्म का विरोधी होना तथा बोलगा से गंगा की रचना आदि ऐसी जानकारी थी जिनके चलते मेरे अंदर राहुल सक्सेना के प्रति एक अजीब आकर्षण उत्पन्न हो गया। बोलगा से गंगा पढ़ने की इच्छा दिन प्रतिदिन बलती रही होती चली गई। इसका अनुपलब्धता ने अपने आकर्षण की और भी तेज कर दिया था। इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। यह पाठ 9वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक फाइटर्स ऑफ फ्रीडम स्वाधीनता सेनानी का हिस्सा था। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के अलावा अब्राहम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि 6 महापुरुषों का चरित्र चित्रण था। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले अध्यापक थे सूर्यभान सिंह। वे अत्यंत गंभीर तथा विनम्र स्वभाव वाले अध्यापक हुआ करते थे। अंग्रेजी पढ़ाते समय पहले एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताते तथा बाद में पूरे वाक्य का अनुवाद। उनके द्वारा इस पद्धति से पढ़ाया गया हर पाठ मेरे दिमाग में एकदम चिपक सा जाता था। गौतम बुद्ध वाले पाठ में हिंदी वही थी पुरानी कहानी। एक राजा थे शुद्धोधन, उनकी रानी महामाया रानी कपिलवस्तु अपने मायके जा रही थी। रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। परिणाम स्वरूप लुम्बिनी के जंगल में एक पेड़ के नीचे शिशु का जन्म हुआ। रानी शिशु के साथ कपिलवस्तु लौट आई। यही शिशु सिद्धार्थ कहलाया। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांतवासी निकले। बड़े होने पर एक दिन रथ पर सवार होकर अपने सारथी के साथ घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने एक जर्जर बूढ़े, एक गंभीर रूप से बीमार तथा एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ को प्रश्न के उत्तर में सारथी ने जवाब मिला कि हर व्यक्ति की यही गति होती है। इसके बाद सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ। वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। राज्य की सीमा पर जाकर उन्होंने अपनी तलवार से अपने सिर बालों को काट दिया तथा राशि प्रदान फेंक कर भिखारी के रूम में निकल पड़े। अंततः गोवा बोध गया। वे उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे विकट विपस्सना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसके बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके ज्ञान का मुख्य निचोड़ था कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण तथा दुख निवारण का मार्ग है। यही 4 आर्य सत्य कहलाए। दुख निवारण के मार्ग के रूप उन्होंने प्रज्ञाशील तथा समाधि से जुड़े अष्टांग की मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि का प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने सभी कर्मों में आतियों से विलग को गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी। यही था उनका महाज्ञान। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र छाप दिया था। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहते। मैं प्राय अपने गांव के बूढ़ों, बीमारों तथा कभी कभी अपनी मुर्दैया पर जाने वाले मुर्दों को घूर घूर कर देखता और विरागी होकर घर से भागने की कल्पना में डूब जाता। यह कल्पना दिन प्रतिदिन बलवती इसलिए भी होती गई क्योंकि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तथा 10वीं के बाद पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाने वाली थी। हमारे इस पूरे में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था। ऊपर से घर वाले पढ़ाई छुड़ाने पर एकदम नहट गए थे। इस संकट से उबरने का मेरे सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगे थे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया था, किंतु हाई स्कूल की पढ़ाई पहाड़ सी लगने लगी। एक दिन सालों जैसा लगता था। बस एक ही धुन हरदम सवार रहती, हाई स्कूल समाप्त हो और वे गौतम बुद्ध की राह की तरह घर से भाग जाओ। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी होने लगा। मुर्दैया इससे पहले कभी भी इतनी आकर्षक नहीं लगी थी जितना कि अब मुर्दैया से लगे गिद्धों वाले बड़े पीपल के पेड़ की जड़ पर मैं अक्सर बैठकर घुटनों पर कोहनी टिकाए हुए हाथ पर मुंह रखकर एक चिंतनशील तस्वीर में बदल जाता और एक अनियंत्रित भविष्य की कल्पना में सो जाता। इस दौरान उस पीपल की ऊंची पुतलकिया डाली पर बैठे गिद्धों का दूध नुमा सफेद घिसटा
पचपचा कर मेरे सिर पर गिरती, जिसका तंत्र निद्रा भंग होने के कारण सारे विचार भी भंग हो जाते और मैं प्रायः पलाश की पत्तों के सिर को सिर को पोंछता हुआ पत्तू में सिर की पोखरे की तरफ भागता। मुर्दैया पर चरवाहों के बीच अब ना हो तो वह पुरानी लकड़ ध्वनि पसंद आती और ना ही उस पर नटनिया की नाच। मेरे वैरागी होने की कल्पना से गांव के सहपाठी चुकड़ी हमेशा अपनी सहमति जताते। चरवाहे के दौरान हम दोनों किसी के खेत में पकी पकी धान की बालियां पांग कर लाते और गमछा बिछा उन्हें लाठी के पूरे से मूसल की तरह कूच कूच कर चावल बना देते। इस थोड़े से चावल से हम मुर्दैया पर आग जलाकर छोटी सी मिट्टी की भड़कू में पकाते। वह किसी की बकरी को दूध पलाश के पत्ते के दाने में दूध निकालते। बकरी के इस कच्चे दूध से सिंघाड़े की पत्ती को तोड़ने से निकाले द्रव की एक दो बूंद को निकाल दिया जाता, जिससे तत्काल दही जम जाता था। भरोकी में ही मटर का दाल पकाई जाती, इसमें पलाश का पत्ता डाल देने से वह तुरंत गल जाती थी। इस तरह बिहार से प्राय अपने संभावित वैरागी जीवन का अभ्यास करना, जोनहरी के खेतों में पड़े मचान पर अकेले सोते हुए रात में सियारों को जोर जोर से चिल्लाते हुए लूहा लूहा कहकर भगाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह बात और भी थी कि जोहरी के खेत गुदेश्वर पांडे के होते थे। उन दिनों बड़ी संख्या में सियार जोहरी की अधकची बालियों को खा जाते तथा गांव वाले सियारों को बहुत चिढ़ाते थे। इन चिढ़ के कारण सियार देखते ही लोग उन्हें दूर दूर तक दौड़ा लेते थे। उन दिनों सन 1963 के जाड़ों के दिन थे। हमारे घर एक पुराना बूढ़ा बैल था जो अब हरवाई के काम नहीं आता था। वह जब भी जमीन पर बैठता तो उठ नहीं पाता था। उसे चारा देने के लिए उठाने के लिए दो व्यक्ति उसके पेट के नीचे बांस की काड़ी डालकर ऊपर की तरफ टांगते, अब जाकर वह उठ पाता था। इस बैल को घर वाले बुढ़ऊ दादा कहते थे। अंततः एक दिन बुढ़ऊ दादा चारों पैर फैलाकर जमीन पर ऐसे पड़ गया कि बांस की काड़ी से उठकन देने के बावजूद उठ नहीं पाए। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। चौधरानी चाची तथा मेरी माँ समेत घर की कई महिला बूढ़ो दादा को घेर कर घूरने लगे। बूढ़ो दादा के चारों पैर एकदम तने इन हो गए। जाहिर है कि अब इस दुनिया से जा चुके थे। मुर्दैया पर कर्म कांड स्वरूप मुन्ना चाचा ने एक बार फिर मेरी सहायता से चमड़ा छुड़ाया। बाकी काम में गिद्धों ने अपनी महारत दिखानी शुरू कर दी। इस बार मुन्ना चाचा ने मुझसे कहा कि डांगर के पास सियारों को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि बुरी तरह नोच नोच कर मांस खाते। बुढ़ऊ दादा जैसे पुराने बैल के प्रति हमारे घर वालों की यह अजीब संवेदनशीलता तथा मेरे पास गांव के कुछ अन्य चरपाए ये शाम तक सियारों को खडेड़ खडेड़ कर भगाते रहे। धीरे धीरे गिद्धों ने बुढ़ऊ दादा के मांसपिंड को कंकाल में बदल दिया। कल्पना में इस कंकाल पर बार बार मांस चर्म चढ़ाकर बुढ़ऊ दादा को जिंदा कर बांस की काड़ी में उद्घन देखकर खड़ा करने की। अंतत गोदवा चौधरानी चाची की कथा अनुसार वह बुढ़ऊ दादा के कंकाल से दो बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां लेकर घर आए। यह पसलियां नए सिरे से ब्राह्मणों से संभवित लड़ाई में दलितों की सुरक्षा की गारंटी थी। 9वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त होते ही मेरे जीवन की भावी दिशा भी निर्धारित हो चुकी थी। दर्शन से संबंधित कोई भी सामग्री मुझे बहुत प्रभावित करने लगी थी। इसी दौरान 14 अप्रैल 1963 में चिड़ियाकोट थाने से सूचना आई कि प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सक्रात्यायन का निधन हो गया। इसलिए दोपहर के बाद स्कूल की छुट्टी रहेगी। उनकी मृत्यु की खबर हमारे स्कूल की मातम छा गए थे। सारे बच्चे राहुल के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहते थे, किंतु अफसोस यह है कि पारसनाथ पांडे द्वारा दी गई ये पुरानी जानकारी के अलावा नया कुछ भी नहीं था। उस दिन हम बड़े दुखी मन से घर आए थे। उनकी तुरंत बाद 9वीं कक्षा में इम्तिहान हुए थे और हम 10वीं में चले गए थे। साथ ही मई जून की गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। पिताजी ने छुट्टियों में मजदूरी करने के लिए मुझसे विवश कर दिया था। अधिकतर समय में गन्ने की सिंचाई के लिए मुदेश्वर पांडे के रहट हाँकता रहता। इन छुट्टियों के दौरान मेरे स्कूल के दो अध्यापक ने मुझे एक विचित्र कार्य सौंपा था, जिसके लिए मुझे काफी खतरा मोल लेना पड़ा। ये दोनों अध्यापक क्षत्रिय तथा कम उम्र के थे। ये दोनों अध्यापकों ने हमारी कक्षा की एक क्षत्रिय छात्रा के बेहद लगाव हो गया था। छात्र को स्कूल के करीब 7 मीटर दूर गांव तक ये दोनों अध्यापक मुझसे बेहद विश्वास रखता था। वह छुट्टी के दौरान वे संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर मुझे दे देते, जिसे लेकर मैं उस छात्र के गांव जाया करता था। उसके गांव के पास भी एक पोखरा था, जिसके किनारे एक भीड़ पर एक कमरे के शिवलिंग वाला मंदिर था। उसमें कोई पुजारी नहीं था। वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसी मंदिर पर चिट्ठी सौंपना होता था। मैं इन दोनों अध्यापक द्वारा लिखी चिट्ठी के पलाश के एक बड़े पत्ते पे लिफाफा बनाकर उसके अंदर रखकर बबूल के बड़े बड़े कांटों से सिल देता। उन दिनों प्राय लोग पलाश के पत्ते फूल लपेट कर मंदिरों में पूजा के लिए जाया करते, इसलिए मैं भी चिट्ठी की पहचान मिटा देने के हिसाब से पलाश के पत्ते के दाने में उसे पूजा के फूलों की शक्ल दे देता। पोखरे के पास गन्ने के खेत थे और यह गन्ने की फसलों के बीच छिपा रहता था। इस बीच पोखरे के मंदिर के पास उस छात्र के आते देख जल्दी से
उस दान दोने को वहीं फेंक कर बुढ़ा गन्ने के खेत में आ जाता था। उस छात्रा द्वारा जवाब में लिखी गई पट्टी चिट्ठी के वापस लेकर उस अध्यापक को सौंप देता। इस तरह मैंने 3 चिट्ठी का आदान प्रदान उस छुट्टी में सफलतापूर्वक किया था। इस प्रयास में भयंकर रूप से डरा हुआ रहता था, क्योंकि वह छात्र एक बड़े जमींदार की भी एक छात्रा जो थी एक बड़े जमींदार की बेटी थी, तथा इस त्रिकोण लिए कथा का प्रतिफल कुछ भी नहीं निकल सका। 10वीं कक्षा के मध्य में ही उस छात्रा की कहीं अन्य विवाह हो गया। यह छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी मेरे लिए यादगार बन गई। हमारे ओजा सोखा तांत्रिक रिश्तेदारों के गांव मंगरपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र, किन्तु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों का यह आते जाते लाल बहादुर सिंह मेरी दोस्ती हो गई थी। लाल बहादुर सिंह के घर में घोड़ा पाला जाता था, जो उनका एक इक्का खींचता था। उनके घर वाले जहाँ कहीं भी जाते हुए अपने इक्के का इस्तेमाल करते थे। एक दिन लाल बहादुर सिंह अपना इक्का हाँकते हुए हमारे घर आ गए और मुझे लेकर चिड़ैया खेत चले गए थे। लाल बहादुर सिंह कम उम्र में भयंकर शराबी बन गए थे, अतः उन्होंने चिड़ैया को थाने के पास स्थित देशी शराब के ठेके से एक बोतल शराब खोली। एक मीट की दुकान से 1 किलो मीट भी खरीदा। वहीं चिड़ैया कोट मोड़ पर सड़क के किनारे अहरा लगाकर एक मिट्टी की घड़े में खड़े मसाले वाला मीट पकाना शुरू कर दिया। एक हंडिया में चावल पकाया गया। लाल बहादुर सिंह ने उन दिनों मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे एक तरह से जबरन शराब पिलाई। पहला घूंट आज भी याद है। उसकी कड़वाहट से सुनी चढ़ गई थी, किंतु थोड़ी देर बाद जब नशा चढ़ना शुरू कर दिया था, तो स्वेच्छा से पीने की रफ्तार बढ़ गई। हम दोनों मीट चावल के साथ पूरी बोतल खाली करके सड़क के किनारे जमीन पर लेट गए। कुछ होश आवाज नहीं था। पास में एक क्या बना उनका घोड़ा जब जब हिलनाता रहता। भयंकर नशे की हालत में उस घोड़े की उपस्थिति सोचकर मुझे बड़ी राहत मिलती थी कि जैसे तैसे घर वापस पहुंच जाऊंगा। शराब पीने के इस पहले ही अफसर ने मुझे नशे में एकदम चकनाचूर कर दिया था, किंतु बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि जब घर वाले इस हालत में मुझे देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। उठकर हम दोनों कुछ कदम चलने का अभ्यास करते, किंतु बहरहा एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते। इस बीच गाजीपुर आने वाली यूपी रोडवेज की 7 बजे शाम वाली बस भोंपू बजाते हुए हमारे बगल से गुजर गई। उसकी तेज हेडलाइट से हमारी आंखें चौंधी आ गई। हमारे पास कोई घड़ी तो नहीं थी, किंतु इस बस की चिड़िया कोड में रोज 7 बजे गुजरने वाली घोषित समय सारणी में ही सोचकर अत्यंत चिंतित होने लगा कि अपने गांव पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगी। मैं बार बार लाल बहादुर सिंह गांव चलने को कहता, तो वे बार बार अपने गांव ले जाने की जिद करने लगते। हम दोनों अपनी अपनी जिद पर काफी देर तक अड़े रहे। अंततः घोर नशे की हालत में लाल बहादुर सिंह की सामंती पृष्ठभूमि जाग उठती। वे काफी देर तक शब्दों ही मेरी माँ बहन को इस्तेमाल करते रहे। उनके इस व्यवहार से आतंकित होकर मैं एकदम अवाक रह गया। मैं बिना कुछ बोले लड़खड़ाते हुए वहां से 7 किलोमीटर दूर इसलिए अपने गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ मुश्किल से मैं 50 कदम चला हूँगा। पीछे से तेजी से आकर लाल बहादुर सिंह ने मेरी दोनों टांगों को पकड़ बैठ गए और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगे। उनका मुंह से बार बार निकलता, हम तोहफे में कितना गालियां दी हैं, हम तोहफे में कितना दी। हम दोनों के वापस के पास आ गए और लाल बहादुर सिंह घोड़े के चाबुक से बार बार प्रहार करते हुए मेरे गांव की तरफ चल पड़े। अंधेरी रात में घोड़ा बार बार बिदक सड़क पर नहट जाता था। इस प्रक्रिया में उस घोड़े पर सैकड़ों चाबुक पड़े। हम बड़ी मुश्किल से देर रात सोता पड़ने पर अपने गांव पहुंचे। लाल बहादुर सिंह को देखकर रात में किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बैला वाली हौदी में मैंने चारा पानी डाल दिया तथा घोड़े को खूंटे से बांधकर हम दोनों घर के सामने हुए मंगरपुर लौट गए। दोनों घर के सामने हुए मंगरपुर लौट गए। सवेरा होने पर लाल बहादुर सिंह अपना हाँकते हुए मंगरपुर लौट गए। दूसरे दिन उनके आने के बाद एक बार फिर मेरा सामना नग्गा चाचा की गालियों की बौछार से हुआ। शराब पीने की इस घटना से घर वालों ने इस तक का बड़ा बल मिला कि अब एक छटा हुआ आवारा लफंगा बन गया। मैं छुड़ाई देने की मुहिम की एक नया बल मिल गया। शराब पीने वाली बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। गांव के ब्राह्मण हमारे घर वालों से कहते कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते, इसलिए बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। ब्राह्मणों की इस सलाह से घर वाले 100% सहमत हो जाते थे। ब्राह्मण के यह उदाहरण देते कि वनभोटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। हकीकत यही थी कि वनभोटी का कोई बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वह फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते। उससे और ज्यादा पढ़ने से पागल होने की अवधारणा को ब्राह्मणों ने इतना प्रचलित कर दिया कि हमारे दलित बस्ती में सनातनी सनसनी फैल गई थी। सबसे बड़ी समस्या मेरे पिताजी की थी। घोर अंधवासी तथा धार्मिक होने के कारण वे ब्राह्मणों की हर बात को एकदम
सही मान लेते। ब्राह्मण यह तक देते कि शराब पीना पागलपन की निशानी है। उनकी इस बात से पिताजी बिल्कुल आश्वस्त हो जाते थे। एक बार ऐसा लगा कि 9वीं कक्षा में आगे नहीं पढ़ूंगा। मैं बार बार पश्चाताप करता कि लाल बहादुर सिंह के साथ क्यों चला गया। लाल बहादुर सिंह के लिए पिताजी कहते, ये तो बड़े ठाकुर के बेटे हैं, उनसे बराबरी करके चमार का लड़का कहाँ जाएगा। इस दादाजी एक लोकोक्ति का सहारा लेते हुए कहते, घोड़वा के देखी मेतफिया लाल मरई का ऊद जिंदा रही पड़ी। छूट जाने की आशंका से आतंकी होकर मैं मन ही मन बार बार कसम खाता कि अब भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये सब सोच ही रहा था कि पिताजी खींच कर मुदेश्वर पांडे के खलियान में मुझे दमरी के काम में लगा दिया। 2 बैलों की जुआठे में नाद का जी तथा गेहूं आदि की बाली समेत ठंडलों की कुचलने के लिए गोलाई में हाँका जाता था, जिसे दमरी कहते। दमरी के द्वारा ये ठंडल भूसा बन जाते, जिसके ओसार से ओसा कर अनाज की अलग कर लिया जाता था। दमरी करते समय बैलों के मुंह में जाबी यानी रस्सी से बनी जाली को बांध दिया जाता ताकि वे जौ गेहूं बाली को ना खा सके। दमरी एक बड़ा उबाऊ काम होता था, जिसमें बैलों को दिन भर हकना पड़ता था। गर्मी की छुट्टियां बीतने वाली थी तथा जुलाई 1963 में कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, किंतु मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया था। घर वाले सम्मति से पढ़ाई छुड़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुके थे। मेरे सामने ये एक बड़ी गंभीर समस्या संकट था। मुझे दुखित देखकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी, किंतु वह कर सकने की स्थिति में नहीं थी। आखिरकार जुलाई आई गई। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त परिवार जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए संभव थी। बाद में उब कर मेरी माँ रात को अपने खाने में से आधा बचा कर ताक में रख देती, जिसे ना चाहते हुए भी मैं खाकर स्कूल जाता था। माँ के इस त्याग से द्रवित होकर सुबह खाते हुए मैं अक्सर रो पड़ता। 10वीं कक्षा में मैं अत्यधिक दुखित रहने लगा। घर का वातावरण एकदम दूषित हो चुका था। मुझे प्रायः गालियों को संबोधन से पुकारा जाता है। स्कूल से शाम को घर आते ही पशुओं को चारा पानी देने का काम मुझे सौंप दिया जाता। रात में सबसे बड़ा संकट यह था कि चिराग न होने से मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाता। पहले एक डिबरी जलाकर पढ़ा करता, किंतु 10वीं कक्षा में उसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल मिलना गया था। घर में एक लालटेन जरूर थी, किंतु घर वाले इसका इस्तेमाल बहुत देशी कार्यों के लिए क्या करते थे। रात में न पढ़ पाना मुझे सबसे ज्यादा खलता था। उधर स्कूल में हर्ष विषाद की विषय बातें पढ़ते तैयार हो जाए। मेरे अधिकांश अध्यापक मुझसे सम्मान के साथ पेश आते थे, किंतु कुछ सवर्ण छात्रों ने मुझे बहुत नफरत करने लगे थे। ऐसे छात्रों ने एक थे अंबिका सिंह। प्रवृत्ति से वे हिंसक नहीं थे और वे हमेशा शराफत से बात करते। उनकी मूल शिकायत यह थी कक्षा के अध्यापकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मैं ही क्यों सबसे पहले देता हूँ। उनका तकिया कलाम था, तू काहे को बड़ा तेज बनेला। इस तरह के अनेक आक्षेपों से मैं कक्षा के बाद कुछ बोलने के हिचक जाता था। चूंकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरदास क्षत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्य अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर अध्यापक बने थे। वे हिंदी पढ़ाते थे और मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जो लड़के मुझसे चिढ़ते उनके बारे में वे कहते, इस लठनवन से मत डरिए, इनका ठकुरई न चली। शीघ्र ही सुग्रीव सिंह मेरे संरक्षक जैसे बन गए। 10वीं कक्षा में समय ज्यों ज्यों बीतता जाता चिंता उतनी ज्यादा बढ़ती जाती, क्योंकि उन दिनों हाई स्कूल की परीक्षा करे रिजल्ट बहुत बुरा होता था। मुश्किल से 35% छात्र पास हुआ करते थे। इस संकट के दौरान मेरी कक्षा की एक छात्रा चिंतामणि सिंह मेरे लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में प्रस्तुत हुए। वे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के सगे भतीजे थे, जो जिगर संडी गांव के 22 जोड़ी बैलों वाले जमींदार थे। चिंतामणि सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थे, जिसका एक बड़ा कारण था उनकी मिर्गी यानी मृग रोग से पीड़ित। वे समय समय पर कक्षा में ही बेहोश होकर गिर जाते। वे मुझसे हमेशा अपने पास बैठाते और कहते कि ज्यों ही उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ने के शुरू हुआ तो मैं तुरंत उन्हें पकड़कर जोर जोर से हिला दूं। ऐसा करने से बेहोशी समाप्त हो जाती। मैं हमेशा वैसा ही करता था। चिंतामणि के पिता लक्ष्मी नारायण सिंह एक बहुत नामी वैद्य थे, जो स्वयं उनका उपचार करते। चिंतामणि सिंह मेरे घर पर की परिस्थितियों से पूरी तरह वे मुझसे कहते कि कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाए मैं उसे खाली समय में उन्हें संचय में समझा दिया करूं। मैं वैसा ही करने लगा। छुट्टियों के दिन मैं अपने घोड़े पर चढ़कर मेरे घर आते। उनके घर एक अत्यंत उम्दा किस्म का सफेद घोड़ा पाला जाता, जिसकी चर्चा उसे पूरे क्षेत्र में हुआ करती। वे जब भी घोड़ा लेकर आते, दलित बस्ती के हर उम्र के लोग भीड़ के देखने के लिए उमड़ पड़ते। ऐसी ही मेरी अन्य सहपाठी महेंद्र सिंह, जो मेरे गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित
चक्रपानपुर में रहने वाले थे। महेंद्र सिंह के घर में हाथी पाला जाता। कभी कभी अपने महावत के साथ हाथी पर बैठकर मुरदैया के जंगल में स्थित पीपल तथा बरगद की डालियां काट कर ले जाने के लिए हमारे गांव आते थे। पत्ते समेत इन डालियों को हाथी बड़े चाव से खाते थे। महेंद्र सिंह अपने गांव लौटते हुए हाथी पर बैठ बैठ कर मेरे घर के सामने आते और दलित बस्ती में मेरी इज्जत काफी बढ़ गई थी, किंतु घर वालों की निगाह में आवारा गर्द हो गया था। ऐसे ही एक रविवार के दिन चिंतामणि सिंह मेरे घर आए। मैं उस दिन मुनेश्वर पांडे के खेत को जौ की बुवाई के बाद समतल करने के लिए हेंगा चलाने गया था। साथ ही पिताजी भी थे। घर में मेरी अनुपस्थिति के दौरान नगद चाचा ने मेरे लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बताया कि मैं मुनेश्वर पांडे के खेत पर गया हूँ। चिंतामणि सिंह ने अपना घोड़ा लिए पूछते हुए मुनेश्वर पांडे के खेत पर आ गए। उन दिन वे बहुत द्रवित हो गए थे। वे मुझे लेकर मेरे घर के दक्षिण में स्थित गुदिया नामक सीवान के पास कुएं पर बैठकर बड़ी देर तक बात करते रहे। वह उन्हें मुझसे कहा कि मैं रोज शाम को उनके गांव जाकर रात में टिककर उन्हें पढ़ाऊं तथा रात का खाना उनके घर में ही खा लिया करूं। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे सुनकर मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया, किंतु मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। मैं घर के अंजाल से छुटकारा पाना चाहता था। साथ ही इस बात की भी खुशी थी कि अब मेरी माँ का रात में अधपेट व खाना कुछ राहत मिल जाएगी। उन्हीं दिनों स्कूल के मंदिर पर दशहरे का मेला लगा हुआ था। परंपरा के अनुसार इलाके के कई जमींदार अपनी हाथी घोड़ों के साथ मेले के दौड़ में हिस्सा लेते थे। चिंतामणि सिंह के चाचा बहुत अच्छे घुड़सवार थे। इस मेले में वे उस घोड़े की हवा के तरह उड़ाए थे। इसी मेल के दूसरे दिन मैं रोज शाम को करीब 1.5 घंटे पैदल चलकर चिंतामणि सिंह के गांव जिगरसिंडी चला जाता था। उनका एक बहुत बड़ा मकान था जिसके बगल में एक बहुत लंबा चौड़ा अलग बरामदा था जिसमें उनके 22 जोड़ी बैल बांधे जाते। उसी बरामदे में 3.5 कमरे थे। एक कमरे में उनका घोड़ा बना रहता, एक अन्य कमरे में रात में उनके 2 दलित मजदूर सोते थे और वो बैलों की देखभाल के लिए रखे जाते। रात में चिंतामणि अपने घर में खाना लाकर एक मजदूरी की थाली में डाल देते और जब मैं खा लेते तो वो मजदूरों को खिलाते थे। रात में वो मुझे इतना ज्यादा खिला देते थे कि सुबह कुछ भी खाने की का मन नहीं करता। रात का खाना खाने के बाद ही वे कमरे में कुर्सी टेबल रखा गया था। वे थोड़ी देर बाद ऊँघने लगते। मैं उन्हें जगह जगह कर पढ़ने पर मजबूर करता। वे देर रात बाद सोने के लिए अपने घर के अंदर चले जाते और मैं उन्हीं मजदूरों के कमरे में सो जाता था। सवेरा होने पर ही मैं अपने गांव वापस आ जाता था और इसके बाद स्कूल जाता था। वे गणित, रेखागणित तथा अंग्रेजी में बहुत कमजोर थे। वैसे मैं हाई स्कूल में निर्धारित 5 विषयों में बारी बारी से उन्हें रोज पढ़ाता था, किंतु उनके 3 विषयों पर विशेष ध्यान था क्योंकि उन दिनों सबसे ज्यादा छात्र इन्हीं विषयों में फेल हो जाते। रात में पढ़ाते समय सबसे रोचक बात यह होती कि बगल की बंधा उनका घोड़ा बीच बीच में हिनहिनाता था, जिससे उनका मेरा पूरा ध्यान घुड़सवार होकर घर से भागते हुए गौतम बुद्ध की तरफ चला जाता था। कुछ समय के लिए गंभीर दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता। घर से भागने की कल्पना बार बार जागृत हो जाती थी। स्वतः स्फुट ढंग से यह विचार भी उत्पन्न होता रहता कि चिंतामणि सिंह का घोड़ा चुराऊं और उस पर बैठकर बुद्ध की तरह भाग जाऊं। ऐसा सोचते हुए एकदम गंभीर हो जाए। ऐसा देखकर चिंतामणि सिंह बार बार गंभीरता का कारण पूछते। मैं उन्हें हर बात बहका देता कि कहता कि कोई कारण नहीं है। इस तरह चिंतामणि सिंह के घर में एक अन्य दृश्य मुझे बहुत आकर्षक लगता। उनकी 22 जोड़ी बैल एक कतार में गड़ी हांडियों में एक साथ चारा खाते थे। एक बड़ा मोहक दृश्य पैदा कर देते। उनके सारे बैल हंस-खुश होते। आज सब उनके 22 जोड़ी बैलों को याद करता हूं तो अचानक मेरे दिमाग में सुत-पिटिक से वर्णित प्राचीन कोमल क्षेत्र का एक वह ब्राह्मण याद आ जाते हैं जो अपने 14 बैलों की जोड़ी के चलते बहुत दुखित रहा करता था। एक बार उसके गांव के पास गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। किसी ने उस ब्राह्मण से कहा कि वह बुद्ध के पास चला जाए तो उसका दुख समाप्त हो सकता है, क्योंकि बुद्ध दुख पर विजय प्राप्त करके हमेशा सुखी रहते। जब वे ब्राह्मण बुद्ध से मिलने जा रहा तो रास्ते में सोच सोच कर बड़बड़ाता जाता कि वो शायद इसलिए सुखी रहे होंगे कि उनके 14 बैल चोरी नहीं हुए होंगे, वे इसलिए वे सुखी होंगे कि उसके अन्नगार के में चूहे व्यायाम नहीं करते होंगे, या इसलिए सुखी होंगे कि उनकी खटिया में उड़स यानी खटमल नहीं पड़े होंगे, या वे इसलिए सुखी होंगे कि उनकी पत्नी रोज सुबह 5 प्रहर में उन्हें जगाती नहीं होगी, आदि आदि। इस तरह दिसंबर 1963 तक करीब 3 महीने तक वे उन्हें पढ़ाने जिगरसंडी जाना रहा। उधर महीने में एक बार मंगल वाले लाल बहादुर सिंह अपना इक्का लिए मेरे स्कूल पर अवश्य आ जाते थे और वहीं से मुझे लेकर बहरलगंज बाजार चले जाते। बहरलगंज बाजार में एक देशी शराब खाना था। वहां बैठकर लोग देर रात तक शराब पीते रहते थे। उन दिनों ऐसे शराबखाना में 2 प्रकार के मिट्टी का भरुका होता था। एक छोटा था, दूसरा उससे दुगना बड़ा। छोटे भरुकों में 8 आने तथा बड़े में 1 रुपए की शराब मिलती थी। इन भरुकों को लोग चुक्कड़ कहते थे। शराब खाने के सामने विभिन्न प्रकार के
चिकनों के टेले लगे रहते थे। चने की मसालेदार घुघरी, तली हुई कलेजी तथा मछली आदि को चिकना कहते थे। पहली बार शिप ओपनिंग की घटना से उत्पन्न परिस्थिति के कारण मैं बिल्कुल डरा हुआ रहता था, किंतु न जाने क्यों लाल बहादुर सिंह की आत्महत्या के चलते उन्हें मना नहीं कर पाता था और हमेशा उनके साथ चल दिया डर देता। मैं उनसे विनती करता कि बड़ा चुक्कड़ नहीं पी पाऊंगा, इसलिए वे मेरे लिए छोटा था, अपने लिए बड़ा चुक्कड़ लेते थे। विभिन्न चिकनों के साथ मैं दो छोटे चुक्कड़ पीता, किंतु लाल बहादुर सिंह 4 बड़े चुक्कड़ पी जाते थे। इसी तरह वे मुझे खिलाते पिलाते व खूब खर्च करते। जब भी मुझे हरगल के शराब खाने में ले जाते, वहाँ मैं वहीं से सीधे चिंतामणि के गांव चला जाता था। ऐसे अवसरों पर मुझे रात का खाना खिलाकर सो जाने के लिए कह देते थे। बहने पड़न जाई ये कहकर वे स्वयं से चले जाते। चिंतामणि सिंह का जिक्र होते ही मेरी माँ शंकर भगवान की प्रार्थना करते उनकी बेटी ठीक हो जाने की गुहार लगाती रहती। सन 1964 का नया साल आने वाला था और आगामी मार्च में 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा होने वाली थी। मुश्किल से 2 महीना बाकी थे, इसलिए चिंतामणि सिंह की चिंता हद से ज्यादा बढ़ गई। नया सुझाव मेरे सामने रखा, जैसे कि हमने पहले बताया कि हमारे स्कूल के पास वाले प्राइमरी स्कूल के प्राध्यापक परशुराम सिंह उनके चचा सगे चचा थे, जो संयुक्त परिवार में रहते। चिंतामणि सिंह ने मुझसे कहा कि उनके गांव आने जाने मुझे काफी समय लग जाता है, इसलिए उसी प्राइमरी स्कूल के पर टिक कर रात में पढ़ाई की जाए। तब वे अपने चाचा से रोज स्कूल बंद हो जाने के बाद चाबी ले लेते थे। उन्हें के गांव के 2 अन्य लड़के तेज बहादुर सिंह तथा मोहम्मद हनीफ ने भी वहीं से टिककर मुझसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। चिंतामणि सिंह का एक नौकर उनके घर से रोज शाम को चावल दाल आटा सब्जी आदि लेकर प्राइमरी स्कूल पर आ जाता था। रात का खाना वहीं पककर हम सबको खिलाता था। इस भोजन व्यवस्था के दौरान चिंतामणि सिंह एक दिन अपने घर से 32 साल पुराना चावल लाकर पकवाए। उस दिन उन्होंने यह तथ्य का रहस्य उद्घाटन किया कि उनके घर में 30 साल का से पुराना चावल कभी नहीं खाया जाता। उन्होंने यह भी बताया कि एक परंपरा के उनके घर में सन 1932 से लेकर अब तक की जाने 1964 तक के हर साल के मनोमन चावल अलग अलग मिट्टी में बने बड़े बड़े कूड़ों में रखे गए। उनकी संपन्नता का यह एक छोटा नमूना था, किंतु उस 32 साल पुराने चावल का स्वाद बड़ा कड़वा था, जो सिर्फ मसालेदार सब्जी से ही खाया जा सकता था। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, तो इस प्रतिक्रिया की इतना पुराना चावल में तो ढोला रेंगत हुई है। 10वीं के फाइनल इम्तिहान में पहले 2 महीने तक हम उसी प्राइमरी स्कूल पर रात में टिककर पढ़ाई करते और रहे, या यूं कहे कि मैं पढ़ाता रहा और मैं वे पढ़ते रहे। चिंतामणि सिंह से दोस्ती से उत्पन्न शिक्षा से ये पकड़ तब तक के मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण थे। सबसे ज्यादा मेरी माँ यह सोचकर बहुत राहत महसूस करती कि मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे। इस बीच में अपने घर का विषैला वातावरण लगभग भूल गया था। इस दौरान एक बड़ा संकट आया कि 10वीं के फाइनल इम्तिहान के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुल 30 रुपए फीस जमा करना था। उन 30 रुपए एक बड़ी धनराशि थी। मेरी जैसी उन परिस्थितियों में इतना धन उपलब्ध होना निश्चित रूप से एक बड़ा संकट था। घर से किसी तरह की सहायता पहले से ही बंद हो चुकी थी। मेरी दुर्दशा देखकर वह हिंदी वाले अध्यापक सुरवीर सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं 30 रुपए फीस के रूप में जमा कर दिए। मुझे उन्होंने आश्वस्त दिया कि और भी जरूरत पड़ने पर वे सहायता करते रहेंगे। स्कूल के अन्य अध्यापक ने रामवृक्ष सिंह और पीटी मास्टर थे ने भी सहायता की पेशकश की। स्कूल में उनकी ख्याति एक खुरीले गायक के रूप में थी। रामवृक्ष सिंह भी सुग्रीव सिंह की तरह मेरे साथ बड़े सम्मान से पेश आते थे। मैंने रामवृक्ष सिंह से कोई सहायता नहीं ली, किंतु उस चिंताजनक संकट से घड़ी ये दोनों अध्यापक मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। परीक्षा का फॉर्म भरने के 1.5 महीने बाद यूपी बोर्ड इलाहाबाद से स्कूल पर सूचना आई कि हमें परीक्षा देने चंडेसर डिग्री कॉलेज जाना पड़ेगा। यह कॉलेज हमारे स्कूल से लगभग 12 किलोमीटर दूर आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित था। 5 विषयों की परीक्षा का टाइम टेबल पूरे महीने भर जारी रहने वाला था। इसका अर्थ यह है कि हमें 1 महीना टिकना था। चंदेसर डिग्री कॉलेज के संस्थापक भी एक साधु चंद्रवती सिंह ब्रह्मचारी थे। इस कॉलेज में भी क्षत्रियों का बोलबाला था, तब मारपीट के लिए कुख्यात है। यह कॉलेज बहुत विशाल था। यहाँ करीब दर्जन भर हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र हुआ करते थे। उन दिनों चंडेसर परीक्षा के केंद्र पर दलित परीक्षार्थियों में अनेक जातीय हिंसा के शिकार हो जाते थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, जिसमें परीक्षा के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो जाती थी। अनेक स्कूलों में जो छात्र यहाँ परीक्षा देने आते थे, वे अपने ही स्कूल में दलित छात्रों को अकारण पीट दिया करते, जिसके चलते कई छात्र गंभीर चोट लगने के कारण परीक्षा से वंचित हो जाते थे। परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व चिंतामणि सिंह मुझे
मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर चंडेसर ले गए ताकि कहीं रुकने की व्यवस्था की जा सके। कॉलेज के पास एक छोटा सा बाजार था जिसमें चिंतामणि सिंह ने अपने लिए कमरा किराए पर लिया, जिसका पूरा 1 महीने का किराया 5 रुपया था। चिंतामणि सिंह ने मुझे अपने साथ रखना चाहते, किंतु मकान मालिक ने पहले ही साफ कह दिया था किसी चमार सियार को नहीं रहने दिया जाएगा। मकान मालिक की इस शर्त से चिंतामणि सिंह बहुत परेशान में पड़ गए, किंतु इसके निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं था। अतः वह अपने मंगरपुर वाले तांत्रिक विस्तार के बेटे दीपचंद जो चंडेसर के हाई स्कूल के छात्र से मिलकर मैंने संकट के बार मकान संकट के बारे में बात की। दीपचंद स्वयं चंडेसर के करीब 1 किलोमीटर पश्चिम घरवारे के मोड़ पर एक दलित के घर में 2 अन्य छात्रों के साथ रहते थे। वे मुझे चंडेसर कॉलेज के दक्षिण में स्थित दलित बस्ती में ले गए। ये बस्ती काफी विशाल थी जिसमें कई संपन्न परिवार रहते। ऐसे में एक थे के मालिक थे रूप राम। वह मुफ्त में मुझे पूरी परीक्षा के दौरान अपने घर में रख करने पर राजी हो गए। रूपराम परीक्षा के दौरान दलित छात्रों की समस्या से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 1963 की परीक्षा के दौरान उनकी बस्ती में रह रहे 4 परीक्षार्थियों पर रास्ते रास्ते में उन्हीं के स्कूल से सवार छात्रों ने हॉकी से हमला कर दिया था, बुरी तरह घायल कर दिया। यद्यपि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किंतु तत्कालीन वातावरण में काफी भयभीत हो गया था। रहने का इंतजाम हो जाने के बाद मैं चिंतामणि सिंह के साथ घर वापस चला आया। हमारी परीक्षा 4 मार्च 1964 को शुरू होने वाली थी, अतः हमें 2 दिन पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना था, जिसके लिए मुझे पूरे 1 महीने का राशन पानी का इंतजाम करना था। मेरे घर का पूरा बृहद संयुक्त परिवार मेरे खिलाफ असहयोग पर उतारू था। मेरी माँ 10-15 दिन तक मुदस्सर पांडे की यहाँ की गए काम के बदले मिलने वाली वानी उन्हीं के घर छोड़ रखी थी ताकि वह ध्यान स्थल पर मेरे खान पान की कर सके। वानी में मिले जौ को लाकर मेरी माँ ने जाता में पीसकर आटा मुझे चंडेसर ले जाने के लिए दिया था। साथ ही मुझे कुछ मटर की दाल तथा लाटा भी था। पिताजी ने मुदस्सर पांडे से 10 रुपए उधार मांगकर बाकी खर्चे के लिए दिया था। इसी पूंजी के साथ गटरी मोटी लिए मैं जहानागंज तक पैदल जाकर वहां से 8 आना किराया देकर के द्वारा 2 दिन पहले चंडेसर पहुंचा। जिस इक्के में मैं चंडेसर जा रहा था उसका इक्केवान घोड़े का चाबुक से मारता कम किंतु गालियां बहुत ज्यादा देता था। उसके अंदर मेरे नगद चाचा की छवि एकदम साकार होती थी। उस दिन करीब 3 पौन घंटे के सफर में ये घोड़ा सैकड़ों गालियों का नवाजा गया था। इक्केवान के व्यवहार से ही मैं सहम गया था। ऐसा लगता था कि मानो वे सारी गालियां मुझे ही पड़ रही। चंडेसर पहुंचने के बाद इक्के से उतरकर मैं करीब 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित दलित बस्ती के रूप में राम के घर पहुंचा। उनके घर एक अन्य स्कूल का छात्र दर्शन भी रहने आया था। हम दोनों अपना खाना उनके घर के सामने ईंट के चूल्हे पर लकड़ी से जलाकर बना लेते थे। 4 मार्च को अंग्रेजी परीक्षा होने वाली थी। चिंतामणि सिंह ने परीक्षा के दिन भी शाम को मुझे अपने निवास पर बुलाया ताकि मैं परीक्षा की तैयारी करा सकूं। निर्धारित समय पर उनके निवास पर गया तो देखा कि पहले ही तेज बहादुर तथा मोमानी वहां मौजूद थे, किंतु सबको से चौंकाने वाली उपस्थिति हीरालाल की, जो मुझे बाद में गालियां दे पड़ते थे। मुझे देखते ही हीरालाल ने कहा, ए चमड़ा तय यूं आई गई ले इसे। पर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं। मेरा इतना कहना कि हीरालाल मेरे ऊपर शेर की तरह झपटे, पर जब तक चिंतामणि सिंह उन्हें पकड़े तब तक वे मुझे 4 चांटे लगा चुके थे। वही हीरालाल थे जो मुझे बुलाने के लिए हमेशा चमड़ा चमड़ा शब्द का इस्तेमाल किया करते। चिंतामणि के निवास पे जाने से पहले उन्होंने मुझे यह कहकर धमकाया है कि देखते हूँ तू कैसे इम्तिहान देला। हीरालाल के प्यार से मैं बहुत डर गया था। उस समय जाति हिंसा के लिए कुख्यात चंडेसर मेरे लिए साकार हो उठा। इस घटना से मैं इतना हाथ वक्त चिंतामणि के लिए इम्तिहान की पूर्व संध्या पर कोई तैयारी नहीं करवा सका। बड़े दुखित मन से मैं आंसू बहाते हुए राम के घर वापस आ गया। मुझे अत्यंत परेशान देख कर वे कारण पूछने लगे। हिचकते हुए मैं घटना बयान कर दी। वैसा सुनते ही रूप राम उठकर खड़े होकर और आस पड़ोस के लोगों से बुलाने लगे। वे कह रहे थे कि बस्ती में 10-15 आदमी लाठी भाला लेकर चलते हैं और उसका हाथ पैर तोड़कर वापस आ जाते हैं। बिरादरी की लेकिन के ये गुड़वा हर साल पीड़ डले ये पर रोक लगे चाहिए। ऐसा कहते हुए रूपराम अपने घर के अंदर चले गए और लाठी से लगे एक नुकीले भाले के साथ बाहर आ गए। उस दिन रूपराम का रूप देखते ही बनता था। वे अत्यंत उत्तेजित, यद्यपि वे मेरे लिए बिल्कुल नए थे, किंतु दलित समुदाय के प्रति उनकी एकजुटता बेजोड़ थी। यदि मैं रूपराम की उत्तेजना को जरा भी शिकार हो जाता तो उस दिन हीरालाल की खैर नहीं थी। मैं बार बार यही सोचने लगी, हाँ तो रूपराम सबसे निपट लेंगे, किंतु जब वापस गाँव चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने रूपराम को
तैसे शांत किया मैंने जब उनसे कहा कि यदि हम हिंसक लफड़े में फंस गए तो शायद हाई स्कूल की कक्षा ठीक से नहीं दे सकेंगे और सब कुछ चौपट हो जाएगा। मेरी इस बात से सहमत कर उन्होंने मारपीट वाला अपना इरादा छोड़ दिया, किंतु जिस दिन हमारी कक्षा होती, रूपराम हमेशा 4-5 लठेठों के साथ हमें परीक्षा स्थल तक पहुंचाकर वापस आ जाते था। 3 घंटे वे पुनः परीक्षा स्थल से हमें अपने घर लाते। इस तरह चंडेसर की उस अपरिचित वातावरण में रूपराम सिंह मेरे लिए विश्व संरक्षक सिद्ध हुए। सबसे ज्यादा डर परीक्षा के अंतिम दिन यानी 28 मार्च 1964 को था, क्योंकि अंतिम दिन की परीक्षा के बाद हिंसक गतिविधियां काफी बढ़ जाती थी। उस दिन हमारी अर्थशास्त्र की परीक्षा थी जो दोपहर बाद होने वाली थी। पूरी परीक्षा का के समय रूपराम अपने दल बल के साथ चंडेसर कॉलेज के बाहर सड़क पर विद्यमान थे। 5 बजे परीक्षा समाप्त होते ही वे मुझे लेकर अपने घर आए। वास्तव में मैं हीरालाल के व्यवहार से मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत भयभीत हो गया था। यह भय इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैंने डर के मारे परीक्षा चिंतामणि सिंह के निवास पर उन्हें इम्तिहान की तैयारी में मदद करने में एकदम मना कर दिया। इसका एक कारण यह था कि हीरालाल चिंतामणि सिंह के निवास में थोड़ी दूर पर ही रहते थे। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि यदि अपने खिलाफ जाति हिंसा के चलते कोई पेपर छूट गया तो भविष्य की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। चंडेसर के 1 महीने के प्रवास के दौरान मैं गौतम बुद्ध और हीरालाल के बीच किसी सर्कस की झुलानट की तरह इधर उधर उछलता रहा। अंतिम परीक्षा के बाद मैं गौतम बुद्ध और हीरालाल के बीच किसी सर्कस की झुंझलाहट की तरह इधर से उधर उछलता रहा। अंतिम परीक्षा के बाद 29 मार्च 1964 को चंडेसर से वापस आने पर गांव धर्मपुर लौट आए। मैं पहली बार इतने लंबे समय तक घर से बाहर रहा। मेरी माँ और दादी मेरी अनुपस्थिति से बहुत चिंतित रहती, अतः घर वापस आने पर सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को थी। इस इम्तिहान के बाद 3 महीने की छुट्टियां हुई, किंतु भविष्य पूर्णतः अनिश्चित बड़ी बेकरारी से परीक्षा फल का इंतजार होने लगा था, जो मध्य जून के आसपास निकलने वाला था। सबसे बड़ी चिंता की थी कि 10वीं के बाद पढ़ाई की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि हमारी करियात में कोई इंटर कॉलेज नहीं था, जिसका मतलब यह था सिर्फ चंडेसर या आजमगढ़ में टिक कर पढ़ना संभव हो सकता था। कुल मिलाकर ये सब कुछ मेरे लिए असंभव होता, यही चिंता मुझे खाए जा रही थी। इस लंबी छुट्टी के दौरान पिताजी ने एक बार फिर मुझे मुदस्सिर पांडे के खलियान में दबरी में लगा दिया। साथ ही साथ उनकी रहट भी हाँकना पड़ता था। बीच बीच में दलित बस्ती की आती जाती बारातों में शास्त्रार्थ के लिए मेरी खूब मांग होती रही। ऐसी ही में एक बारात हमारी बस्ती करीब 10 किलोमीटर दूर मंडे नामक गांव से आई थी। वहां मेरे चचेरे चाचा बीसू के बेटे जगलू की शादी होने वाली थी। मजलिस के दौरान शास्त्रा शुरू हो गया। घराती पक्ष ने अपने को हारता पाकर खींच वछलाटियां निकाल लिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष लड़ाई के लिए आमने सामने खड़े हो गए। मेरे गुस्सैल नगद चाचा ने चिल्लाकर बारातियों से कहा कि वे घरातियों पर हमला बोल दें। अंततः वह मंदे गांव के कुछ बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर सबको शांत किया, किंतु बाराती नगद चाचा के नेतृत्व में बिना खाए पिए अपने गांव वापस चल दिया। अभी हम सब मंदे गांव से के बाहर ही पहुंचे थे कि घराती पक्ष के लोग दौड़ते हुए आए और बारातियों के पैरों पर गिरना शुरू कर दिए। बारात वापस लौटने पर राजी तो हो गई, किंतु नगद चाचा ने शर्त पेश कर दी कि घराती पक्ष पिक भात खिलावे। इसी शर्त पर बारात मंदे वापस गई और घर वालों को पिक भात का इंतजाम कराना पड़ा। उस दिन दोपहर का खाना हम सभी देर शाम को खाकर अपने गांव रात में वापस आए थे। मंदी की घटना में गांव में मैं बहुत सम्मानित हुआ था, विशेष रूप से जब नगद चाचा खुश होते तो मुझे लगता था कि अब भविष्य में पड़ने वाली समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि घर में उनकी ही मर्जी सब कुछ होता था। इसी बीच जिस दिन मुदस्सिर पांडे ये काम नहीं होता पांडे के ये काम यहाँ काम नहीं होता, मैं उस दिन गाय भैंस को लेकर मुदैया पर चराने चला जाता था। इस तरह छुट्टियों के दिन बीतते रहे। एक ऐसा ही दिन 27 मई 1964 का मुन्ना चाचा गांजा लेने अमट गए थे। आपस घर आने पर उन्होंने बस्ती में सबको बताना शुरू कर दे कि उन्हें अमठा में ठाकुरों ने इससे पता चला कि नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे। नेहरू जी की इस मौत पर सबसे ज्यादा अविश्वास मुझे हुआ। ऐसा लगता कि नेहरू जैसा बड़ा आदमी कैसे मर सकता है। उन दिनों हमारे पूरे गांव, यहाँ तक कि आसपास के किसी गांव में किसी के पास भी रेडियो या ट्रांजिस्टर नहीं था। अखबार की कल्पना तो बिल्कुल असंभव थी, अतः सूचना का कोई साधन नहीं न होने से अलटबाजियों का बाजार गम तक, किंतु शाम होते होते चारों तरफ गांव में यह खबर फैल गई। व्यक्तिगत रूप से नेहरू की मृत्यु से बहुत दुखित हुआ था। उस दिन गांव के कई ब्राह्मणों ने रात का खाना नहीं खाया। साल पूर्व 1957 के आम चुनाव के दौरान कौड़ा तापते मुन्ना चाचा द्वारा नेहरू के बारे में बताई गई वे बातें कि वे रूस में सीखकर सामूहिक खेती चकवत बीज हाई स्कूल की परीक्षा फल के निकलने का दिन नजदीक था।
करते हैं। बीच हाई स्कूल की परीक्षा पर निकलने का दिन नजदीक आ रहा था, जिसके कारण मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था। उस दिन परीक्षा फल देखने आजमगढ़ जाना पड़ता था, क्योंकि परीक्षा फल सैकड़ों पन्नों का मोटा गजट होता था, जिसके नाम तथा रोल नंबर दोनों होता था। ऐसा गजट शहर के कुछ अखबार विक्रेता खरीद कर अपने पास रोडवेज स्टेशन जैसी सार्वजनिक स्थलों पर रखकर एक एक छात्र से 8 आना लेकर परीक्षाफल दिखाते थे। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 6 जून 1964 के प्रोग्राम में आने वाला है। मेरे जैसे तमाम छात्र भागे भागे जहानागंज पहुंचे। वहां आजमगढ़ से आने वाले हर एक इक्का सवार पैसेंजरों से हम निराशा होती थी। इस तरह 6 जून से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक हम प्रतिदिन महारानागंज जाते रहे और शाम तक वहीं रहकर पैसेंजरों का नकारात्मक उत्तर पाते रहे। परीक्षा फल के इंतजार के दौरान जहानागंज में एक विचित्र साधु छात्रों के लिए सबसे बड़ी आकर्षक का केंद्र बन गए थे। जहानागंज बाजार तथा आजमगढ़ जाने वाली सड़क के बीच एक बगीचा था। वहीं पर एक पेड़ के नीचे साधु रहे थे। इनकी विशेषता यह थी कि वे पूर्णतः मौन व्रती थे, किंतु सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात यह थी कि वे वर्षों में 24 घंटे खड़े रहते थे। वर्षों से 24 घंटे खड़े रहते। वे खड़े खड़े ही सोया करते थे। वे दो नजदीक वाले पेड़ों में एक मोटा रस्सा बांध रखे थे। कभी कभी उसी रस्से पर अपना सिर लटकाए आराम कर लेते थे। कुछ पूछने पर एक स्लेट पर खड़िया से लिखकर उत्तर देते। हमेशा खड़े रहने के कारण लड़के उन्हें खड़खड़िया बाबा कहने लगे। मैं भी अन्य लड़कों के साथ खड़खड़िया बाबा के यहाँ चला जाता। उनसे उनसे पास होने के लिए आशीर्वाद मांगते। बाबा लिखकर दिखाते कि हम पास हो जाएंगे। धीरे धीरे खड़खड़िया बाबा के यहाँ छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई। अतः बाबा ने एक एक का उत्तर देने के बदले स्लेट पर यह लिखकर कि तुम सभी पास हो जाओगे पेड़ पर टांग दिया। जाहिर है बाबा उत्तर लिखते लिखते ऊब गए थे। आखिरकार परीक्षा बल निकलने के एक दिन पहले जहानागंज में आजमगढ़ से लौटते हुए एक छात्र ने बताया, कल यानी 18 जून 1964 को परिणाम अवश्य ही प्रकाशित हो जाएगा। उस दिन मैं पड़ोस के गांव मेठिया के मुखबिर राम, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, साइकिल लेकर परीक्षा फल देखने आजमगढ़ रवाना हो गया। अभी मैं चंडेसर तक पहुंचा था कि घनघोर बारिश होने लगी। चंडेसर बाहरी हिस्से में सड़क पर दोनों तरफ अनेक पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे। मैं पूरी तरह भीग गया था। वहीं एक पीपल की घनी छाया के नीचे मैं खड़ा होकर अपनी पानी बंद होने का इंतजार करने लगा। अचानक मैंने देखा हमारे स्कूल के सहपाठी करमवीर सिंह उल्टी दिशा में यानी चंडेसर से आते दिखाई दिए। मुझे देखकर मेरे पास आकर उन्होंने अपनी किल रोक दी और बोल पड़े, तू कहाँ जात हऊ रे? ता फास्ट आगल हवे। उन्होंने यह भी बताया कि चंडेसर कॉलेज के गेट पर एक आदमी 8 आना लेकर परीक्षा फल दिखा रहा है। वे तृतीय श्रेणी में पास हुए थे। मेरे साथ करमवीर सिंह पुनः चंडेसर कॉलेज चल पड़े। 8 आने देखकर जब मैंने अपने स्कूल वाला देखा तो सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी की लिस्ट में मेरा अकेला नाम था। 4 लड़के द्वितीय श्रेणी तथा 8 लड़के तृतीय श्रेणी में पास हुए थे। यानी हमारे स्कूल के 46 लड़कों में सिर्फ 13 पास हुए थे। सबसे ज्यादा मुझे दुख देखकर हुआ कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए थे। हीरालाल भी फेल थे। जहां तक मेरी अपनी अनुभूति का सवाल था, वह खुशी से कहीं ज्यादा आश्चर्य वाली बात थी। जिस परिस्थिति में मैंने इम्तिहान दिया तो उसी तरह परिणाम का आशा बहुत कम थी। मेरा परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला था कि बाबा हरिहर दास ने उस स्कूल में पहले कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी के पास नहीं हुआ था। इस स्कूल की स्थापना आजादी के तुरंत बाद हुई थी। चंडेसर से परीक्षा फल देखने के बाद वापस लौटते हुए इस पीपल के पेड़ पर पास पुनः रुककर मैंने उनकी जड़ों को प्रणाम किया। उसके नीचे करमवीर सिंह ने सबसे पहले प्रणाम सुनाया था। उस वक्त मैं बहुत अंधविश्वासी हो गया था। ऐसा लगता था कि मानो बुद्ध की तरह पीपल के नीचे मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय मैं एक अजीब अनुभूति जहानागंज पहुंचकर मैंने एक बार फिर खड़खड़िया बाबा को प्रणाम करके उन्हें बताया कि मैं प्रथम श्रेणी से पास हुआ। उन्होंने स्लेट पर लिखकर दिखाया। आगे भी जब वापस घर पहुंचकर मैंने परीक्षाफल बताया तो विशेष रूप से मेरी दादी को समझ में नहीं आया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे समझ। जब मैंने यह कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह बहुत खुश हुई। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास ने स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आए। बाबा के घर आने की खबर चारों तरफ फैल गई, जिनके परिणाम स्वरूप उस पूरे क्षेत्र के सबलों में चमड़ा टाप कैले की ध्वनि गूंज उठी। मेरे गांव के अनेक ब्राह्मण भी घर आकर मेरी तारीफ करते नहीं थकते, किंतु वे सभी पुनः यह बताना नहीं भूलते थे कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते। ऐसा लगता था कि मेरे गांव के ब्राह्मण मुझे हर हाल में पागल होने से बचा लेना चाहते थे। और वे यह भी कहते थे अगर जगजीवन राम को पता चल जाए कि यह लड़का प्रथम श्रेणी में पास हो गया तो वह 2-3 हजार रुपए महीने की नौकरी तुरंत
ब्राह्मणों के साथ साथ घर वाले भी मुझे पागल होने से बचाने पर एकदम उतार होते। ऊपर से 2-3 हजार रुपए की नौकरी की महत्वाकांक्षा से पूरा घर ही बेकरार हो गया था। प्रथम श्रेणी में मेरा पास होने ही मेरे लिए नई दुर्गति लेकर आया। सन 1964 में तो केंद्रीय मंत्रियों का भी वेतन 2-3 हजार रुपया नहीं होता था, किंतु मेरे गांव के ब्राह्मणों ने यह विशेष नया वेतनमान मेरे लिए न जाने कहां से निर्धारित कर रखा था। ब्राह्मणों की बातों से मेरे घर वाले पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि आगे की पढ़ाई का रास्ता एकदम असंभव हो गया। कुल मिलाकर मेरे गृह त्याग की भूमिका बिल्कुल परिपक्व हो गई थी। बोध गया से लेकर बुधैया तक का चंडेसर तक के वे तमाम पीपल के पेड़ मेरी कल्पना में झूमने लगे। मन में यह विचार भी उठता कि दादी द्वारा भरूकी में भर का 37 विक्टोरिया गंडे चांदी को सिक्कों चुरा कर घर से भाग जाऊं, किंतु ये तुरंत ये सोचकर सहम जाता कि ऐसा करना दादी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। वैसे भागने पर दादी उनके सिक्कों मुझे अवश्य दे देती, किंतु मैं सभी भागने नहीं देती क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार था रो रो कर प्रेम प्रदर्शन। इस तरह मेरे सामने सारे रास्ते बंद नजर आते। मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि चिंतामणि फेल हो गए, अन्यथा उन्हें मुझसे पहले कहा था कि हाई स्कूल पास करने के बाद हम एक ही कॉलेज में आजमगढ़ जाकर पढ़ेंगे तथा साथ ही रहेंगे। उन्होंने उनका यह भी कहना था कि वे अपने घर से हर माह 10-20 किलो चावल दाल आदि लाया करेंगे, जिससे हम दोनों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। सब इसके बदले वे चाहते थे कि मैं उन्हें पढ़ाई में सहायता करता रहूं, किंतु उनके फेल होने के साथ ये सारी योजनाएं धराई हो गई थी। मैं घबराकर एक दिन के लिए अपने ननिहाल तरवा चला गया। मेरे चचेरे मामा खेलावन राम आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के छात्र। उन्होंने मुझसे कहा कि डीएवी कॉलेज में 11वें दर्जे में सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही दाखिला दिया जाता और हर दलित छात्र को सरकार की तरफ से 27 रुपया महीना वजीफा मिल जाता है, जिससे पढ़ाई का खर्चा चल जाता। उन्होंने यह भी बताया कि आजमगढ़ के मातवरगंज मोहल्ले में लाल डिग्गी के पास एक सरकारी हॉस्टल है, जिसमें दलित लड़कों को मुफ्त में रहने दिया जाता है। राम खेलावन मामा उसी हॉस्टल में स्वयं रहते थे। उनके द्वारा दी गई ये जान के मेरे लिए युगांतकारी सिद्ध। उन्होंने मुझे 1 जुलाई 1961 को आजमगढ़ आकर उसी हॉस्टल में मिलने के लिए कहा। सबसे बड़ा संकट यह हुआ कि उन दोनों का वजीफा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद आता। शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मंच के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत। उन्होंने मुझे फिर 30 में 30 रुपए में किसी को कुछ बताया नहीं। 30 जून की सुबह होती मेरा मस्तिष्क विभिन्न विचारों को जूम में भर उठा। गृह त्याग की इच्छा अपनी चरम सीमा पर थी। भविष्य में ज्ञान हासिल करने की कल्पना और मोहमयी ग्रामीण रिश्तों के बीच बुरी तरह से उलझ कर रह गया था। उस दिन मैंने उद्देश्य अपने गाँव के तीनों मोहल्लों को जोड़ने वाली पगडंडियों को आर पार कर गया और लौटकर वापस आया। इस दौरान ग्रामीण देवी चमरिया माई ग्राम देवता ढी बाबा तथा ब्राह्मणों के देवता ब्रह्म बाबा आदि सबके सामने शीश नवाकर मैं मनोतियों की भरमार कर दी थी। उस दिन हमारे गांव में बृहस्पतिवार तथा शनिवार को कहीं जाना होता था तो लोग उसे दिशाशूल कहकर अशुभ मानते थे। अतः दिशाशूल मिटाने के लिए एक दिन पीछे वाली शाम को गमछे में थोड़ा सा सत्तू लेकर लोग गंतव्य मार्ग से किसी पेड़ की डाली में लटका देते। फिर दूसरे दिन उसी सत्तू को लेकर लोग अपनी राह चल लेते। इस दिशाशूल को मिटाने के लिए मैंने इसे टोटके का सहारा लिया। मेरी माँ के पास एक छोटा सा बहुत पुराना बक्सा था, जिसे वह अपनी शादी के बाद तरवा गांव से लाई थी। इस बक्से को वह हमेशा अपनी खटिया के नीचे रखती थी, यद्यपि उसमें कोई सामान नहीं होता था। घर से भागने की पूर्व संध्या मैंने रसोई के अंदर गगरी में रखे सत्तू में से 2 मुट्ठी निकालकर चुपके से एक चिट्ठी बांधकर माँ के बक्से में रख दिया तथा अंधेरी होते उस बक्से को सबकी नजर से बचाते हुए ले जाकर की झोपड़ी में कहकर रख दिया। कल हलगंज बाजार से कुछ की चोरी मैंने इसलिए की थी जाने बक्स की चोरी मैंने इसलिए की थी ताकि घर के भागने के बाद उसे आधा दाल आदि खाद्य सामग्री रख सकूं। दूसरे दिन 1 जुलाई 1964 की सुबह हमेशा की तरह उस पर भूसर में सोकर उठने के बाद मैंने गीता के 5 श्लोक पढ़े और कलकत्ता की भंडारी चाचा द्वारा लाए गए रामचरितमानस को लेकर घर वालों की नजर से बचते हुए नटनिया की झोपड़ी पहुंच गया। वहां रखे बक्से को रामचरितमानस, गीता तथा हाई स्कूल की मार्कशीट को मैंने बंद कर लिया। उसमें 2 मुट्ठी तो पहले से ही था। उन्हीं चोरी
उन्हें इन्हें चोरी के सामानों के साथ बक्से को आंख पे दबाए मैं आजमगढ़ की तरफ चल पड़ा। अभी मैं मुश्किल से 50 कदम मुरैया वाली पगडंडी पर चला कि पीछे दौड़ते हुए नटनिया ने आवाज दी, ओहर कहवा जात हो रे बाबू, तो बहलगंज जाते टोटका कहले रह ले। जाहिर है बहलगंज जाने के लिए मुझे मुरैया के दाएं वाली पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। जब मैंने कहा कि जहानागंज बाजार से सामान लाना है तो उसने एकदम विश्वास नहीं हुआ। वैसे पूरे गांव वालों को आभास हो चुका था कि अब मैं वहां ठहरने वाला नहीं। अतः नटनिया को भी ऐसा लगे कि मैं गांव छोड़कर भाग रहा हूँ, इसलिए उसने कई बार इस बात को दोहराया कि अब लौटे ना आए बेकार। रे बाबू, वह मुझे बातों में जितना उलझाती जाती उतना ही डरता जाता, क्यों आशंका था कि किसी घर वाले ने देख लिया तो शायद भाग नहीं पाऊँ। देर हो रही है ऐसा कहकर मैं तेजी से आगे चल पड़ा। क्षण भर के लिए नटनिया वहीं खड़ी रही और शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी वह भूल गई थी, इसलिए बोल पड़ी, पिपरा पे गिदवा बैठल हुए। उसके द्वारा बके गए इस वाक्य ने मुझे यकायक विचलित कर दिया। गिद्ध हमारी मुरैया की अमूल्य निधि थी। किसी जीव क्या प्राण चाहे जैसे निकल जाए, उसके संपूर्ण अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देने की क्षमता तो सिर्फ उन्हीं गिद्धों में थी। उस जंगल में मैं जैसे आगे बढ़ रहा था, मुरैया पीछे पीछे छुट्टी चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे प्रिय स्थली और अनगिनत यादों का ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही था मेरे लिए नटनिया। इस सब के बीच मेरे मस्तिष्क पर हावी हो गए मेरी अशगुन वाली छाया। चेचक से जिस दाई आंख से रोशनी चली जाने के कारण लोग मुझे देखकर रास्ता बदल देते थे, उससे भी उतनी ही जलधारा फूट पड़ी थी जितनी की रोशनी वाली आंख से। जंगल की निर्जनता का फायदा उठाकर मैं बेधड़क रुदन की प्रक्रिया का शिकार हो गया। इस दौर से गुजरता हुआ जब मैं गांव की सीवान भरथैया की झील के पास पहुंचा तो यकायक इच्छा हुई कि गांव के जोगी बाबा का आशीर्वाद देकर आगे बढ़ा था। उसने तब उस घने जंगल में स्थित झोपड़ी की तरफ मैं मुड़ गया। कांख में दवा बक्सा मेरे सिर पर चढ़ चुका था। ऐसी ही आदर्श स्थिति में याद आते हुए सादा बहार क्रांति चे गुजारा जो मास्को डे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करने के बाद क्रांतिकारी बने थे। क्यूबा की क्रांति के बाद जब वे कास्को को मंत्रिमंडल छोड़कर लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों की क्रांति के उद्देश्य से चुपके से भाग रहे थे, तो उन्हें अपनी डायरी में लिखा था कि मेरे पैरों में के पास 2 बक्से थे, एक में दवाइयां भरी पड़ी थी और दूसरे में हथियार। मैंने फसलों के बीच में जंगल के लिए रवाना हो गया। खैर उस समय मेरे अंदर ना तो ये ग्वारा जैसे विचार थे और ना बक्से में हथियार। इस बीच में जब मैंने जोगी बाबा को उनकी झोपड़ी के पास खड़ा देखा, उनके पैरों को गिरने से पहले मेरे मुंह से निकल पड़ा बाबा। इसके बाद जोगी बाबा ने कहा, जैसन कहत बाड़ा बाबा वैसन जायबा काशी बाबा। बड़ सत्सिया सहबा राम, बड़ सत्सिया सहबा राम। और यहीं पर ही हमारा जो पाठ है, पाठ 6 समाप्त हो जाता। पाठ 7 आगे हम पढ़ेंगे आजमगढ़ की फफाकशी कैसी। तो यहाँ से बुद्ध की राह लेते हुए यहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है पार्ट 6 में किस तरह से वो घर से भागते हैं। तो चलिए ऐसे ही अन्य जो पार्ट 7 है, जो हमारा अंतिम पार्ट रहेगा, वो आगे लेकर प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और जिन बच्चों ने हम अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।